मुझे ट्रेडिंग समझ में नहीं आती। ट्रेडिंग एक जुआ है। दाल चावल फंड्स ऐसे हैं जो टाइमलेस हैं। मेरा पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, ट्रिपल डिजिट करोड़ तो है ही। आप मुझे भी दे दें कोई अच्छा एल्गोरिथम तो मैं भी थोड़ा यूज करने का सोचूंगा। इन्वेस्टर्स को कुछ आपकी एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ टू पिक अ मल्टी बैगर? हमें लगता है अभी कि इन इंडिया सबसे बेस्ट फैक्टर है। और अगर मैं आपको अपनी IRR बताऊंगा 10 साल की, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। It's one single indicator across the world. So what is value investing at heart? Macroeconomics does play a role in the markets. ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, सर आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, और किसने ट्रेडिंग करना चाहिए, किसने इन्वेस्टिंग करना चाहिए? लोगों ने पूछा कि वॉरेन बफेट को कि आप जो करते हो एकदम सिंपल है, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनवेस्टरा चैनल। और आज के वीडियो में आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिलेंगे, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ये वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। So hi guys, so we have Radhika ma'am with us, MD and CEO of Edelweiss Mutual Fund, and सब जानते हैं मैम को, शार्क टैंक में भी आए हैं मैम। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैम का ये है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जस्ट 27% है। बहुत से लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पता। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड टू अ लेमैन? आई थिंक सो येस, फाइनेंशियल लिटरेसी पहले तो एक जर्नी है, बट मैं कहूँगी म्यूचुअल फंड एक ज़रिया है जहाँ आप अपने पैसे बहुत प्रोफेशनली मैनेज करवा सकते हैं। बहुत लोग घर में खाना खुद नहीं बनवाते तो बाहर जाके बनवाते हैं। बहुत लोग अपने टैक्सेस खुद नहीं करते तो किसी CA से करवाते हैं। तो बहुत लोगों को कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे पैसे मैनेज करने हैं, उसकी समझ नहीं है। और क्योंकि ये नीड बहुत लोगों की है, म्यूचुअल फंड जैसा व्हीकल बनाया गया जहाँ एक प्रोफेशनल आपके लिए ये काम कर सकता है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के प्रोटेक्शन। राइट। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने डिसाइड किया कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, बट बहुत से लोग रैंडमली 5,000 10,000 की SIP स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली हम कैसे डिसाइड करें कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड? तो मैं तो लोगों से कहती हूँ कि जो सैलरीड लोग हैं ना, आप अपनी सैलरी देखिए, पोस्ट टैक्स इनकम देखिए, खर्चे देखिए और उसके बेसिस पे डिसाइड करिए, और एक टारगेट रखिए कि कितना आपकी पोस्ट टैक्स सैलरी का SIP में जाए एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। एंड जितना बड़ा टारगेट रख सकते हैं बेटर है, लेकिन कुछ तो रखिए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैम एक कॉमन डाउट आता है लोगों के मन में कि हाउ मेनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स शुड वी हैव इन आवर पोर्टफोलियो? सर्टेनली नॉट 50 और 100। आई थिंक आजकल तो मैं लोगों के पोर्टफोलियोज देखती हूँ, उसमें 20 30 40, मेरे को लगता है 8 से 10 में बहुत लोगों का काम हो जाता है, मैक्स टू मैक्स। आई थिंक 3-4 कैटेगरी ऑफ फंड, 2-2 स्कीम उस फंड में हो गया। ओके, सो बेसिकली कैटेगरी में आप कुछ बताना चाहोगे? लार्ज कैप इंडेक्स? सी आई थिंक मोस्ट पीपल के लिए, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप टाइप फंड, एक अच्छा मिड एंड स्मॉल कैप टाइप फंड, अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स में इंटरेस्ट है तो वो, और एक कंटिजेंसी फंड, इससे हो जाता है आपका। ओके, थैंक यू। एंड मैम यू रिसेंटली कॉइन्ड द टर्म ऑफ दाल चावल फंड इन रिसेंट इंटरव्यू, तो क्या आप शॉर्ट में बताना चाहोगे क्या एग्जैक्टली था? दाल चावल फंड्स ऐसे हैं जो टाइमलेस हैं। जैसे हम बचपन से सदियों से दाल चावल खाते आए हैं, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। पूरा देश अलग फॉर्म में, कोई रसम राइस खाता है, कोई कैसी दाल खाता है, लेकिन दाल राइस तो खाते हैं। तो ऐसे फंड्स जो बहुत सीजनल नहीं हैं, जो साधारण हैं, जो बेसिक हैं, जैसे कि अगेन एक लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड, एक्टिव फंड्स में फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ये सारे बैलेंस्ड एडवांटेज है, ये सारे दाल चावल फंड हैं। आप I always say they pass the mother-in-law test. Mother-in-law को भी देंगे तो regret नहीं होगी। Yes, true. And the last question, ma'am, there are more than 2,500 mutual fund scheme. तो एक common retail investor select करने के लिए आप कुछ points बताओगे कि mutual fund scheme select करने के लिए 3-4 points है? I always say there are more than 2,500 restaurants in Bombay, लेकिन आप हर जगह खाना नहीं खाते ना, तो आप क्या करते हो? 3-4 cuisine आपको पसंद है, ऐसी 3-4 कैटेगरी आप देख लो जो मैंने दाल चावल कैटेगरीज बनाई। 80% उन दाल चावल कैटेगरीज में होना चाहिए। हर कैटेगरी में 2 AMC के फंड रख लो, हो गया आपका। That's it. So that was really insightful content from ma'am, and thank you very much for having me. Thank you. तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि for someone who is just starting out, what is the first step to create a comprehensive financial plan? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान इज, देखो कोई भी चीज का पहले बैठ के मकसद देखो, आप करते क्यों हो, कुछ करते हो तो आपको अगर मकसद से प्रेम होगा तो प्रोसेस से प्रेम होगा। एग्जैक्टली। ये करो, क्यों करूं, जब तक कि उसका उत्तर नहीं आएगा
आप जब हॉलिडे पे जाते हैं तो आप बोइंग 777 से प्यार नहीं करते, आप पेरिस में लैंड करने वाले हैं, वो डेस्टिनेशन से प्लान करते हैं, राइट राइट? ये एक्साइटेड नहीं होता यार मैं एयरबस की 320 में जा रहा हूँ, होंगे थोड़े लोग जो शौकिया होंगे. So you fall in love with your destination, and then you will have the courage and the discipline to be on the path. Right. That's the most important first step. What am I doing? Why am I doing that? So put a goal. Put a goal that I want to become a crorepati, for example. डालने में जा रहे, सपने देखने के पैसे तो नहीं लग रहे ना, राइट तो सपने देखो, सपने देखो, फिर उस सपने को गोल में तब्दील करने के लिए आंकड़े डालो. You will have a dream. Now like we were doing some event and he said if you don't know where you're going to spend money, because who are unmarried people don't have dependents, okay, they just don't have a clearly defined goal that बच्चों को पढ़ाऊंगा कब, शादियां कब कराऊंगा, right? खुद की शादी हुई नहीं होती है. So if you are in that status, put a number goal, saying that I want to be a crorepati before I turn 30. Put that goal, put that dream. Now transforming that dream into a goal is putting some numbers into place. राइट Once you do that, that's the first important step, get married to a goal. Second important step is to try and see how do you reverse the equation. Reverse the equation. Invest and then spend, rather than spend and then invest. Yeah. It's your choice. Yeah. If you reverse this equation, 80% of your future is taken care of. या Right? इंडिया में इनकम टैक्स यंग लोगों को पता नहीं होगा 80% हुआ है. आज आप इतने 15 लाख की भी अगर किसी की साल की पगार होती है इंडिया में, आप सिर्फ 10% की टैक्स देते हो. 1.5 लाख रुपए की टैक्स दोगे तो छूट जाओगे. अगर आप 30 साल पहले पैदा होते तो 15 लाख की जिसी इक्विवेलेंट पगार होती तो आपके हाथ में 5 लाख आना था. तो मान लो ना भाई टैक्स इतनी ज्यादा है, पहले इन्वेस्ट कर लो, फिर बचे कुछ पैसों में खर्च करो. ये इक्वेशन रिवर्स कर. हाँ, तो बेसिकली जो सेविंग माइनस एक्सपेंडिचर हम करते थे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो सेविंग होती थी, अभी हमको हमारे इनकम माइनस सेविंग करना है पहले, फिर बाद में एक्सपेंडिचर करना है. सो दैट वाज रियली पावरफुल. तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन है, आजकल काफी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ गए रिटेल इन्वेस्टर के साथ, तो हमने कौन से ऑप्शंस को वेट देना चाहिए और किस लेवल के बाद हमने सोचना चाहिए कि यार मैंने अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या स्टार्टिंग से ही करना चाहिए? नहीं, बहुत सही सवाल आपने पूछा. देखो, अगर आपको भूख लगी है और आपके घर पे पौधा है, तो आप पहले कौन सा पौधा तोड़ेंगे? जो नीचे लटक रहा है ना, लो हैंगिंग फ्रूट अंग्रेजी में कहते हैं. अगर एसेट एलोकेशन, मैंने देखा हुआ है लोगों की, इक्विटी में पैसा 20% है, बट डेट में 80% लगाया हुआ है और कुछ फैंसी करना चाहते हैं. मैंने कहा भाई पहले एसेट एलोकेशन को 50-50 पे ले आओ, दैट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, तो आपकी रिटर्न यूं ही बढ़ जाएगी. सो प्लीज ऑलवेज लाइक यू, आई लव द क्वेश्चन सेइंग दैट स्टार्ट से करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, बाद में ही करना चाहिए. ओके. और बाद में कब होगा वो, अगर ना भी हो, अब मेरा पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, right, and it's a reasonably large triple digit crores तो है ही, right? I'm just telling you, उसमें एक भी फैंसी प्रोडक्ट नहीं. और अगर मैं आपको अपनी IRR बताऊंगा 10 साल की, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. ओके. और अगर मैं आपको रिस्क बताऊंगा, तो एक भाई साहब को मुझे IRR बतानी पड़ गई. ओके. बताना चाहता नहीं हूं मैं जनरली, तो उन्होंने कहा तूने रिस्क तो बहुत ली होगी. मैंने कहा भाई रिस्क के भी आंकड़े बनते हैं. इंडिया में रिस्क के आंकड़ों पे कोई बात नहीं करता, अंग्रेजी में बात करता, हाई मीडियम लो. मैंने आंकड़े दिखाए, मैंने निफ्टी से आधी रिस्क लेके ओके ज्यादा रिटर्न. सो फैंसी प्रोडक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू आस्क मी मैथमेटिकली, till my death I will not, guys. till my death I will not buy a fancy product. I don't think there is a need. But if it quenches your thirst of stimulating mentally, then great. But I can be reasonably sure, having lived a large portion of my life already, I will not need a fancy product. Okay. So basically सर अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे तो क्या इक्विटी, डेट, गोल्ड और इसके अलावा क्या बेसिक होना चाहिए? जो पोर्टफोलियो में क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए एसेट एलोकेशन की? एसेट एलोकेशन की पोर्टफोलियो में कंपोनेंट्स उम्र के हिसाब से, आपकी गोल्स के हिसाब से होने चाहिए. आप ये मान के चलें, भले ही आप रिटायर भी हो गए ना, तो मैं आपको मिनिमम इक्विटी बता देता हूँ. ओके. समझे आप? क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो आप बोलते हैं इसकी 5 mg खा लो, टेंशन नहीं है. राइट. 50 mg के लिए ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, वरना ओवरडोज हो सकता है. सही. मिनिमम इक्विटी, आप रिटायर भी हो गए, 65 के भी हो गए, तो 40% की अगर आपके पास इक्विटी नहीं है, तो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप जी नहीं पाएंगे वही क्वालिटी ऑफ. बेसिकली इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाओगे और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और 15 साल जीना है आपने, ये पैसा सस्टेन नहीं कर पाओगे. तो मिनिमम 40 तो होनी ही चाहिए, गिवन वेयर द कंट्री इज, गिवन द वर्स्ट सिचुएशन, you should at least have 40.
और सर आजकल बिहेवियरल फाइनेंस का काफ़ी चलन आ रहा है, तो उस पर आपका क्या थॉट है कि कैसे बिहेवियर अफेक्ट करता है हमारा इन्वेस्टिंग स्टाइल? बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बिहेवियरल में भी 6-7 बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, इसको क्या? कहते हैं कॉग्निटिव बायस। Bias कॉग्निटिव बायस पे गूगल करें, उसमें से बहुत सारे आएंगे। एक सबसे बड़ा भूत कहूंगा मैं इन्वेस्टिंग का, इट्स द बिगेस्ट अननोन स्पिरिट व्हिच कैन एक्चुअली बी वेरी हार्मफुल, इज रीसेंसी बायस। आप इंडिया में देखें, वही चीज सबसे ज्यादा खरीदी जाती है जो एक साल बहुत अच्छी कर चुकी है। 2017 में जब भी मैं टीवी पे गया, लोगों ने पूछा क्रिप्टो का क्या करें, बिटकॉइन खरीदो। मैं देखता था क्रिप्टो 3,000 से 16,000 पहुंच गया था बिटकॉइन। तब खरीदने की नहीं, बेचने की बारी थी। राइट। किताब कहेगी कि ऊपर बेचो नीचे खरीदो, बट ये रीसेंसी बायस जो जज्बात है आपसे बिल्कुल उल्टा कराएगा। ऊपर खरीदो और नीचे बेचो। इससे अगर बच गए तो 80% काम इमोशनल वाला हो गया। बेसिकली हर्ड बिहेवियर लोग करते हैं, क्राउड में ये करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा बस, लोग डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर जो प्लान रहते हैं, बहुत से यंग इन्वेस्टर सोचते हैं कि यार मैं 1% बचाने के लिए मैं खुद सिलेक्ट कर लेता हूँ म्यूचुअल फंड। और जैसे आपने रिसेंसी बायस का बताया कि लास्ट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड ऐसे खरीदे जाते हैं जो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देख के परचेस करते हैं लोग। तो आपका डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान पे क्या व्यू? देखिए, आपको अगर एक साथी चुनना है तो खाली फंड चुनने का काम नहीं है, जैसे हम रेगुलर ही करते हैं। कोई मुझे 1,000 करोड़ भी ऑफर करता है ना कि मैं डायरेक्ट करूंगा, तुझे एडवाइजरी फी दूंगा, तो हम करते कि नहीं करते, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं 1% कमाने का हकदार हूं। मुझे लगता है मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। आप जिसको भी ये डायरेक्ट करना चाहते हैं उनको पूछो फंड कितने हैं। इंडिया में पैसिव और एक्टिव फंड कितने हैं? वो 700 है। इक्विटी खाली, इक्विटी में 700 है, बिल्कुल। अब ये 700 में से पैसिव कितने हैं? वो अगर ये आंकड़ा ही पता नहीं है, डू इट योरसेल्फ कैसे कर सकते हो आप? राइट है सर। आप हर आदमी खाना नहीं बना पाता ना, राइट? माना कुक के पैसे बचेंगे तो छुट्टी कर दो उसकी। डू इट योरसेल्फ। सही है। हम डॉक्टर वो चीज करो जो सीख चुके हो। हाउ कैन यू यंगस्टर स्टार्ट विद डू इट योरसेल्फ? पहले माँ को बोलोगे खाना सिखा दे, राइट, वरना किसी और से शादी करोगे जिसको आता है वो सिखा देगी या सिखा देगा। राइट। सो सर इन्वेस्टिंग रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, जो एक बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर है जिसको स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग, तो उसने क्या की फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने? स्टार्टिंग अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ाते जाते हो तो पहले आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो म्यूचुअल फंड में करोगे और एक्टिव म्यूचुअल फंड में पहले आप शायद पैसिव की इंडेक्स फंड खरीदोगे या फिर एक्टिव फंड खरीदोगे या फिर आप बोलोगे कि फंड हमें नहीं चाहिए, स्टॉक्स चाहिए। लेकिन आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीदोगे, थोड़ा सा डेट भी खरीदोगे, डेट में आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे या फिर आप फिक्स डिपॉजिट बनाओगे। एक और लेवल पे अगर आप जाएं तो आप बोलेंगे आप मेरा एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि 75% इक्विटी 25% डेट। ये भी एक और तरीका है कि इस तरह से आप मतलब मेरा जितना पैसा है उसका 75% इक्विटी में होना चाहिए, 25% डेट में होना चाहिए। तो ठीक है, आपने बोल तो दिया लेकिन आपने इन्वेस्ट किया पिछले साल और आज 90% हो गया है, तो उसको कब 75% में लाया जाए वो ज़रूर आपको ये तय करना पड़ेगा। तो ये एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग की बात हुई। फिर अगर आप और आगे बढ़ के जाएं, और यूजुअली लोग उल्टी तरह से स्टार्ट करते हैं कि पहले हम फ्यूचर और ऑप्शन में जाएंगे और फिर वहाँ जब पैसा लूज करेंगे या फिर हमारा लॉस होगा तो अब हम यहाँ पीछे से वापस स्टॉक्स की तरफ आएंगे। यूजुअली उल्टी तरफ से होना चाहिए कि आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फिर वहाँ आप थोड़ा सा ट्राई करें, आपको अच्छा लगा तो आप और करें, लेकिन आपको इमीडिएटली अगर लगा कि यहाँ पे तो लॉस बन रहा है बहुत ज़्यादा, आप उसको पहले ही रोक दें जी। सो जिस तरह से इन्वेस्टर को आगे जाना चाहिए, आई थिंक मोस्ट इन्वेस्टर्स बीच में रुक जाते हैं कि हम थोड़ा सा स्टॉक खरीदेंगे, थोड़ा सा SIP करेंगे म्यूचुअल फंड में, बस वहाँ पे रुक जाना चाहिए बस। बट कुछ लोग आगे जाते हैं, कमोडिटीज़ में जाते हैं, डेरिवेटिव्स में जाते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप बस ध्यान ये रखें कि अपने हिसाब से जितना अगर आपको लॉस आपके लॉस लेने की क्षमता है उससे ज़्यादा ना इन्वेस्ट करें। रिस्क एपिटाइट के अंदर ही होना चाहिए सब कुछ जी। तो सर नेक्स्ट सवाल ये है कि जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का काफ़ी अभी चलन चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, तो आपका क्या व्यू है उसमें एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग? तो लोग आई थिंक कुछ लोग जा रहे हैं एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की तरफ, नहीं तो मैनुअल और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस ये नहीं है। बस वहाँ पे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में मार्केट डेटा देख के ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने आप ही ट्रेड्स डाल देते हैं। यहाँ आप
मार्केट डेटा को देख के आप खुद ऑर्डर डाल देते हो। ओके उसमें बस ये डिफरेंस है कि वो डेटा देख के इमीडिएटली ऑर्डर डाल सकते हैं बहुत जल्दी, आपको टाइम लगता है। बट इससे ये कोई ज़्यादा ये कोई रूल नहीं है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडर सिर्फ एल्गोरिथमिक ट्रेडर पैसा बनाएगा या फिर सो बेसिकली बायस उनका जो रहता है वो हट जाता है और मशीन काम करता हाँ, है। एक तरह से मशीन काम करने लग जाता है और वो बायस की वजह से लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, मुझे ये वाली बैंक है तो अच्छी बैंक है, इसको नहीं बेचनी चाहिए, ये तो मतलब हमारे रूल के हिसाब से तो बेचनी चाहिए थी, पर हमने सोचा कि नहीं, हम नहीं बेचेंगे, ये अच्छी ये वाली जो डिसीजन मेकिंग चीज़ है ये हटा देते हैं कंप्यूटर्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। आई थिंक इसकी वजह से लोग कहते हैं कि और एक और चीज़ भी है कि बिना काम करे अगर पैसा बन जाता है, ये तो हर किसी का सपना है कि वो है। आप मुझे भी दे दें कोई अच्छा एल्गोरिथम तो मैं भी थोड़ा यूज़ करने का सोचूंगा, पर ऐसा कोई एल्गोरिथम बना नहीं है जो सबके लिए पैसा बना सके। ओके कुछ लोग अपने लिए खुद के पैसे से जितना बन सके वो बनाते हैं, लेकिन जब सबके लिए एल्गोरिथम बन जाता है तो किसी के लिए नहीं बनता है, क्योंकि वो मार्केट उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। राइट। सो बेसिकली सर आप जब इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस करते हो या फिर टेक्निकल पे करते हो या मिक्स करते हो आप दोनों? हमारा फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की स्ट्रैटेजीज हैं और दोनों में इनपुट्स लिए जाते हैं हमारे। ओके तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फंडामेंटल देखते हैं या फिर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी में सिर्फ क्वांटिटेटिव देखते हैं, एक स्ट्रैटेजी में ज़्यादातर फंडामेंटल होता है और थोड़ा सा क्वांटिटेटिव भी होता है। सो लास्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, आजकल फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो सर आपका क्या व्यू है इसमें और आपके लिए आप कौन से बेस्ट फैक्टर्स को मतलब ये करते हैं? सो हमारा इंडिया का सबसे पुराना फैक्टर अर्निंग स्ट्रैटेजी है पीएमएस में, इट्स कॉल्ड मोमेंटम। या तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी हम 5.5 साल से चला रहे हैं। ये तो मोमेंटम इंडेक्स से भी पहले से चला रहे हैं हम मोमेंटम जो हमारा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी में वो हमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी लगती है इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में मोमेंटम आता है जाता है, लेकिन जब आता है तो इतनी जोर से आता है कि जब नहीं होता जितना आप लॉस बनाते हो उससे कई गुना ज़्यादा आप प्रॉफिट बना देते हो। तो मोमेंटम ऐसा फैक्टर है जो आई थिंक इंडिया में काफ़ी अच्छा चला है। तो और फैक्टर्स हैं जैसे क्वालिटी हुआ, अभी क्वालिटी उतना अच्छा नहीं कर रहा है, वैल्यू हुआ जो आज अच्छा कर रहा है लेकिन 3 साल पहले अच्छा नहीं कर रहा था, या फिर ग्रोथ हुआ जो और इंडिया में और यूएस में दोनों में उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये जो फैक्टर वाली जो डिफरेंसेस हैं हम उनको कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं और हमें लगता है अभी ये मोमेंटम इन इंडिया सबसे बेस्ट फैक्टर है। और अगर आप दूसरे फैक्टर्स भी ले लें और थोड़ा सा मोमेंटम को उस पे मिला के मतलब वैल्यू मोमेंटम क्वालिटी ऐसे करके तो आई थिंक उसमें अच्छा रिस्क भी ओके। फर्स्ट है कि एज अ बिगिनर हम स्टॉक मार्केट में जो रिटेल लोग रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको क्वेरी रहती है कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा एडवाइस है कि आप सबसे पहले पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और फिर आगे जाके धीरे धीरे करें। एक साथ में जंप मत करें। यंगस्टर्स पर्टिकुलरली, आप 20-25 साल के हैं, आपके उसमें और 40 साल है, तो आपको पूरा पैसा आज नहीं कमाना है, धीरे धीरे कमाना है। तो वॉरेन बफेट ने बोला है कि लोगों ने पूछा कि वॉरेन बफेट को कि आप जो करते हो एकदम सिंपल है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? तो वॉरेन बफेट ने बोला कि सबको घाई होती है पैसा कमाने की, अमीर बनने की घाई होती है, तो आप घाई मत करो, आप धीरे धीरे सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करो, आप अच्छा करोगे। तो सर मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स एंटर होते हैं एज अ इन्वेस्टर, फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रेडर में, तो आपका क्या थॉट है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, और किसने करना चाहिए इन्वेस्टिंग, किसने ट्रेडिंग करना चाहिए? देखिए, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो मुझे ट्रेडिंग समझ में नहीं आती। ट्रेडिंग एक जुआ है, करेक्ट। आप जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो स्टॉक मार्केट का होल आइडिया क्या था कि आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आपको आप हर बिजनेस तो चालू नहीं कर सकते, ट्रू, बट अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस बूम होने वाला है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे ऑनलाइन डिलीवरी हो, आप चालू नहीं कर सकते, बट आपको लग रहा है, आप जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई ये बिजनेस बूमिंग है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रू। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग जुआ है, राइट, करेक्ट। तो जीरो सम गेम है। हाँ, दूसरा, ट्रेडिंग में आपके टैक्सेस ज्यादा है। अगर आपने कहीं भी पैसा थोड़ा ज्यादा कमा लिया तो आपको 42% टैक्सेस देना पड़ेंगे, और अगर आप 42% टैक्स नहीं दे रहे हो तो फिर आपका ट्रेडर बनने का कोई ये नहीं है। बट इन्वेस्टिंग में आप सिर्फ 12.5% रिटर्न दे रहे हो, तो एक टैक्स एडवांटेज भी बहुत है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग हमेशा ट्रेडिंग से ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ,
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने तो आपकी जर्नी में काफ़ी मल्टी बैगर्स देखे होंगे, तो आप रिटेल ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को कुछ आपकी एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ टू पिक अ मल्टी बैगर? देखिए ये ना हाउ टू पिक अ मल्टी बैगर क्वेश्चन है ना बुल मार्केट में ही आता है. तो मैंने पहले भी किया है, मैंने एक CFA सोसाइटी के साथ वीडियो किया है, आप लोग चाहिए तो यूट्यूब पे दे सकते हैं. निफ्टी इटसेल्फ इन द लॉन्ग रन इज अ मल्टी बैगर. राइट. करेक्ट. तो मल्टी बैगर ढूंढना या ये करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट सही टाइम पे और लॉन्ग टर्म प्रोसेस रख ले. मल्टी बैगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको 3, 4, 5 साल के लिए स्टॉक रखना पड़ेगा बेयर मिनिमम. तो 100% मल्टी बैगर मिल सकते हैं मार्केट्स में, बट आपको धीरे धीरे ये जर्नी पे कंटिन्यू करना है. तो गाइज ये थे सिद्धार्थ जी, जिनके जो फंड है उनने 38% का CAGR रिटर्न दिया है. वो ये बोल रहे हैं कि निफ्टी इन इटसेल्फ इज अ मल्टी बैगर और आपने टाइम देना चाहिए मार्केट में. तो ये इनकी वैल्यूएबल इनसाइट थी. थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you. So, value investing is a key factor for Parag Parekh. How do you think value investing will evolve in the next decade? So value investing is something which is a principle, right? Principle typically does not change too much over years, decades, centuries even. So what is value investing at heart? It's about buying something at a discount to its intrinsic value. Now, if you buy something worth 100 at 200, that is not a sensible thing to do in any case. Right. So the way of valuing companies has evolved over a period of time. So earlier, the kind of big tech companies were not there, and there is a specific way of how to calculate the intrinsic value, but the fundamental principles more or less remain the same. So that's very well explained. So what's your perspective on growing interest in the global investing around Indian investors? You mean Indian investors investing abroad, or Yeah. Okay? So one thing that has been proven time and again is that diversification is something which is very, very essential in any investor's portfolio. Now, Indian equity market is well developed and you have plenty of opportunities here. However, at the end of the day, there is a small country factor, country risk that is there. When you invest in the global economy, your portfolio becomes immune to those ups and downs to a little bit. I totally agree. So looking back at your financial journey, what one piece of advice you would like to give to your younger self when it comes to personal finance? Sure. So take only term insurance. Don't try and mix insurance and investments. This I did not know in the early 90s when I started my career. I think that is good advice to live by. Go for sufficient term cover and only when you have dependents. Don't be in a hurry to get term insurance when you don't have dependents or when you don't have a family. So thank you so much for your valuable time and insights. It was a pleasure having you here. ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग. सो सर आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, और किसने ट्रेडिंग करना चाहिए, किसने इन्वेस्टिंग करना चाहिए? थोड़ा सा न्यूआंस्ड आंसर है इसके Okay. लिए. आई थिंक शायद ये आंसर एवरी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि उनको क्या करना चाहिए. बट आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द रिस्क. कि मतलब जब आप मार्केट्स में पैसा डालते हो या मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज एट स्टेक एंड व्हाट इज द रिस्क दैट यू आर टेकिंग. ऑब्वियसली जब आपके पास 100 रुपए होते हैं तो आप 90 रुपीज यू ट्राई टू कीप इट सेफर, एंड देन विद द रेस्ट ऑफ द 10% आई थिंक यू ट्राई टू डू लिटिल बिट ऑफ diversification. So trading, investing, I think personal choice है. In India में obviously out of about 15 crores or demat account, 10 crore unique demat accounts और 1 crore traders. तो I think natural selection हो जाता है कि मतलब if there is lot more capital and lot more say attracted to risk or at least want to take more risk, I think trading is something that you would want to. But I think for every Indian, I think who's starting on the financial journey, I think investing is much better, and it's a long-term perspective. So that was a really great insight. Next question is like a lot of investment platform are coming right now, like particularly related to broking space. So what a beginner should look into that platform while choosing for investing? I think the broking industry as a whole, I think has at least the discount brokerage has become more commoditized, right?
It's become a little bit more, I mean, at least offering wise, Okay. while ancillary stuff in terms And of most of the customer people support. fear that if the platform goes bankrupt, so Right. what they will do. So today, at least that risk is not there. Okay. Because today, all of your securities are held within DMAT, which is with the depository. Okay. All of your funds are upstream to the clearing corporation also. Yeah. So a lot of de-risking has been happening through the regulators, and the regulations have helped immensely over the past 10 years. I think, in terms of choosing the broker and choosing the platforms, I think people who will do the right things for the customer. Yeah. For example, at Zerodha, I think, we have kill switches, which, if you're trading a little bit more, then you can actually stop trading. Yeah. You also have nudges, which essentially says if you're buying a penny stock, then it says, can you be careful? So I think some of those things will help build long-term wealth, and that long-term perspective is very important. I think, when people choose brokers, eventually, I think some of these things are being considered. So hopefully it's up to the individual. Okay. So basically, first question is for beginner, how do macroeconomic factor affect their investment? I mean, it doesn't matter whether you're a beginner or whether Okay. you're a very, Yeah. very seasoned investor. Yeah. Macroeconomics does play a role in the markets. Hmm. I think that was my inspiration to write the book, The Macro Fair, Okay. which is an investor's guide to macroeconomics, and I wrote it a couple of years back. That's great. But the idea of it came to me because I feel all macro books are written in a very, very US context, Yeah. not in a very Indian context. And especially if they're written in Indian context, they're not written for capital markets. And most of the people find it complex and It's too very technical. it turns out to be more academic context than an investing context. But I Understood. think, you put, like, China has rallied so much. It's because of the fiscal policies, because of the monetary Right. policies, because of the currency. Right. The whole the whole US-Japan carry trade you saw was Yeah. because of the central bank's action. Exactly. So you cannot, divide macro and investing in silos. Yeah. They go together, but there is little bit of science and Okay. more of an art, Yeah. in a sense that you need to understand which indicators leads market movements, and sometimes market leads economics. Right. It always happens when we say that markets had already priced in, so no event today. But I think that is an art Art. side of the thing, where, so if I were to give you two takeaways, one, markets only react to macroeconomic data Yeah. when it is different from consensus Okay. or estimates. So if you expect Fed to cut 50 basis, Fed cuts 50 basis, no event. Understood. You expect Fed to cut 25, it cuts 50, it becomes an event. Got it. So that is very, very important. Understood. And second is understanding is which events economy leads and which events market leads. Got So it. growth, let's say a market leads, because if I want to know India's growth today, the most recent available data is April, May, June quarter, Okay. which was released August 10. I don't know what's happening now. The September is over. I have no measure of India's GDP. Right. So I think those factors of realizing, which is the leading indicator, which is the lagging lagging indicator, really helps in Yeah. investing. So that was really well answered. So coming on to the next question regarding the indicators. So what global economic indicator should an retail investor eye on? Sure. So I was, I'm very, clear on my mindset that we are all global citizens at this point, and India it has been a global country. It's becoming increasingly a more global country. You see it in number of kids studying abroad. You see in visa applications. You see every time an article is written on how to get a Yeah. citizenship abroad. Exactly. It tends to do really, really well. So I think we have that inclination. We should invest in understanding, even for retail investors, the rest of the world well. Now, there are no different indicators, I would say, for beginners. I think it's the same indicators Okay. as you track in India. You track, your Okay. PMI, which is Purchasing Managers Index. You track the economy's So, inflation, yeah. growth, currency. You and- talked about leading and lagging indicator. Can you explain that and with examples of leading? Sure. So leading indicators in economics means anything that turns before market Market. could have Okay. priced in, and lagging indicators is you kind of expect markets to know it beforehand. Let Understood. me give you an example of leading indicator. There's an indicator called Purchasing Managers Index, PMI. You get it for manufacturing as well as for the services economy. Okay. The average of, the number is centered around 50. If it's more than 50, that means that the economy or the sector is in expansion mode. If it's less than 50, it means
it isn't a contraction. It's one single indicator across the world. So Okay. you get PMI of India, US, UK, Europe, talk any country, right? Okay. And it is a leading indicator. It's released on 1st of the month, Mhm. but shows the activity expected during the month. Got it. A lagging indicator in that sense would be the GDP because the activity has happened. Yeah, You get understood. the data 2 months after. By the time you finish 2 months of the Yeah, following like quarter as well. after the event occurs. Yes. Yeah. So that I think is important, and it adds a lot of value to analysis of investments because nobody wants to be investing in an economy which is not doing well. So that was really amazing insight. One last question. I'm talking about the purchasing power parity. So most of the people get lured by the high US packages. They directly convert the $1 lakh package into Indian rupees and go there, then face the reality. So what's your thought on this? What $1 lakh US means for like in Indian terms? Sure. So I think it depends. It's hard to quantify in that sense. Usually the PPP exchange rate is meant to, I mean, theory has it you can divide it by 20 and then convert it. After conversion, you can also divide it by 20 for US. But I would park that aside. I think you are right on the cost of living between the two countries. And it will always continue because in India, services is very cheap. And that is why the rest of the world looks up to us, right? Yeah. So we did really well in global capability centers because services are cheap, and that kind of flows into our economy. We've kept inflation under control, so on and so forth. And therefore, it doesn't add up to be the same number for sure. But I would also tell you one more thing here. I personally have started to feel, and you are in the financial planning industry, that HNI inflation in India could basically be same as US. Okay. So if you live in Bombay, That's and if you interesting. live in like South Mumbai or anyway south of Bandra, the kind of rents you pay is not very different from what you'll pay on the outskirts of New York. Got it. So that quotient of inflation in India, where the cost of coffee, drinks, restaurants, high-end things in India is rising very, very well. I would say it has done well for people who've entered in the premiumization segment. So many startups have come in like middle to luxury segments. I think Indians also are getting to a point where they have willingness to spend, and they have taken this point, this sector of investing really high. So what we have today, of course, when we talk of PPP, we talk of like throughout the pyramid. Yeah. But India's pyramid has a base, and then there is like top 10% country, and the income difference between them is huge. True. So maybe today, of course, there's a bit of difference between US and the whole pyramid, yes. But between US and top 1% of the pyramid, I think the gap is shrinking. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब फिनवेस्टरा चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट.